हाउस जॉब के अंदर कौन-कौन सी रोटेशंस लेनी चाहिए और किस रोटेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं हर रोटेशन के, और अगर आपने स्पेशलाइज़ेशन करनी है तो आपको कौन सी रोटेशंस बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी और कौन सी रोटेशंस आपको नुकसान देंगी, कौन सी रोटेशन से आपने बिल्कुल बचना है, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर उनका कोई स्कोप नहीं है, और कौन सी रोटेशंस हैं जिनका बहुत फ़ायदा है आपको पाकिस्तान और इंडिया के अंदर क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पेशेंट है और आप बगैर स्पेशलाइज़ेशन के भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो ये देखेंगे हम आज की वीडियो में, और हम इस वीडियो के अंदर जो जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी के वार्ड्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये वो 2 वार्ड्स होते हैं जिसमें आपके पास चॉइस नहीं होती। हाउस जॉब के अंदर ये 2 वार्ड्स हैं जिसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये आपको करने ही करने हैं। आपके पास चॉइस होती है मेडिसिन अलाइड के वार्ड्स के अंदर और सर्जरी अलाइड के वार्ड्स के अंदर। मेडिसिन अलाइड और सर्जरी अलाइड के जो वार्ड्स हैं उनकी लिस्ट मेरे पास है और हम इसी तरीके से पूरी वीडियो को लेके चलेंगे। मेडिसिन अलाइड के वार्ड्स के अंदर नंबर 1 पे है कार्डियोलॉजी, फिर गैस्ट्रोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, साइकियाट्री, पैथोलॉजी, पीड्स मेडिसिन और रेडियोलॉजी। इन पे हम बात करेंगे। और फिर सर्जरी लाइट के अंदर हम बात करेंगे गायनेकोलॉजी के ऊपर, पीड सर्जरी के ऊपर, ऑर्थो के ऊपर, ऑर्थोपेडिक्स के ऊपर, न्यूरो सर्जरी के ऊपर, यूरोलॉजी के ऊपर, थोरेसिक सर्जरी के ऊपर, प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर, ईएनटी के ऊपर और आई के ऊपर, आंख के वार्ड के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, टू द पॉइंट रखेंगे और फास्ट रखेंगे। नंबर 1 के ऊपर है कार्डियोलॉजी, मेडिसिन अलाइड का वार्ड है। कार्डियोलॉजी के अंदर आपके पास दिल के पेशेंट्स आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर नोट करने वाली कि आप कार्डियक एमरजेंसीज डील करनी आ जाएंगी, और कार्डियक एमरजेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, सीरियस डिजीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तकरीबन जो 50 साल से ऊपर होते हैं उनमें से 5 में से हर 1 या 2 बंदे को ज़रूर हार्ट अटैक या फिर उनको दिल में दर्द होता है। तो ये काफ़ी हेक्टिक रूटीन हो सकती है आपकी कार्डियोलॉजी के अंदर, लेकिन आपको ईसीजी पढ़नी आ जाएगी जो कि बहुत मेजर स्किल है एमबीबीएस के अंदर, और बाहर पेरिफेरी और जीपीशिप और क्लिनिक करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कार्डियक इमरजेंसी डील करनी आ जाएगी। नुकसान ये है कि आपको अपने एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि ये जो वार्ड्स हैं इनमें इमरजेंसीज हर टाइम रहती हैं। हर टाइम पेशेंट ऐसा ही आ रहा होता है, सीवियर और बिल्कुल क्रिटिकल पेशेंट आ रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा केयर देनी होती है और वो सेट हो जाता है। फिर नंबर 2 के ऊपर हमारे पास है गैस्ट्रोलॉजी, और गैस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। गैस्ट्रोलॉजी का पेशेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि जो हमारी आवाम है वो बहुत गंदा खाना खाती है, उनका खाना बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है, घी बहुत ज़्यादा डालते हैं और स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, और हाइजीनिक कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गैस्ट्रो का बहुत फ़ायदा है। गैस्ट्रो की ओपीडी आपको आनी चाहिए, बेशक आप हाउस जॉब सिक्योर कर सकें या ना कर सकें, आपने हाउस जॉब के बाद या हाउस जॉब के अंदर ओपीडी ज़रूर सीखना है गैस्ट्रो का, मतलब पेट का, और आपने ऑब्जर्वरशिप कर सकते हैं, ऑब्जर्वरशिप कर लीजिएगा। जो गैस्ट्रो है वो एक नेसेसरी ईवल है, वो ज़रूर आना चाहिए आपको। नंबर 3 पे हमारे पास है पल्मोनोलॉजी, ये है फेफड़ों का वार्ड। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फेफड़ों की जो बीमारियाँ होती हैं वो सांस से लग जाती हैं। तो यहाँ पे टीबी होगा, यहाँ पे निमोनिया होगा, कोरोना भी जो आया था वो भी पल्मोनोलॉजी का केस था, और इसी तरीके से जो बाकी बीमारियाँ होती हैं जो फेफड़ों की और पल्मोनोलॉजी की वार्ड की हैं वो सारी की सारी एयरबोर्न डिजीज़ होती हैं। तो आपको चांसेस बहुत हैं इन्फेक्शन लगने के। जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है वो प्लीज़ ये वार्ड ना लें क्योंकि वो हर टाइम बीमार रहेंगे, और बाकी जो लोग हैं उनको डबल मास्क पहनना चाहिए और रेस्पिरेटर मास्क पहनना चाहिए। थोड़ा सा डेंजरस वार्ड है। बाकी पल्मोनोलॉजी का ये बहुत पेशेंट होगा पेरिफेरी के अंदर भी, जीपीशिप के अंदर, क्लिनिक के अंदर भी। इसकी भी ओपीडी आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए अगर आपने स्पेशलाइजेशन के बगैर ही पैसे कमाने हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और उसके बाद आ जाता है नेफ्रोलॉजी, और नेफ्रोलॉजी का वार्ड काइंडा बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता और बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस सा होता है क्योंकि ज़्यादातर नेफ्रोलॉजी के अंदर कोमोर्बिड पेशेंट्स आते हैं जिनका डायलिसिस होने वाला होता है। आपकी डायलिसिस यूनिट में ड्यूटी लगती हैं और वहाँ पर आपने बैठकर कुछ ज़्यादा खास नहीं करना होता क्योंकि वहाँ पे पेशेंट आते हैं, डायलिसिस मशीन लगी होती है और बस वो उस पे लगे रहते हैं 3 से 4 घंटे। कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो आपने मैनेज करनी होती है, वरना कोई खास इतनी बात नहीं होती है नेफ्रोलॉजी के अंदर। थोड़ा सा ठंडा मीठा शोबा है, जो लोग चिल करना चाहते हैं वो नेफ्रोलॉजी ले लें। और नुकसान ये है कि ज़ाहिर सी बात है स्कोप थोड़ा सा डाउन है क्योंकि इतनी ज़्यादा जो इसके अंदर मैनेजमेंट नहीं होती पेशेंट की खास, क्योंकि कोमोर्बिडिटी है और कुछ नहीं कर सकता, एक दफ़ा सीकेडी हो जाए, ठीक है। और 5वें नंबर पे डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंदर भी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट है, और रिसेंटली तो अमीर लोग हमारे पास रंग गोरा कराने आते हैं और उसके बाद अपने स्कार्स रिमूव कराने आते हैं। वैसे तो ये कॉस्मेटोलॉजी के अंदर आता है, लेकिन अगर आप डर्मेटोलॉजी के डॉक्टर हैं या डर्मेटोलॉजी आपने की हुई है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत एज होगा। और ये जो दूर दराज इलाके होते हैं जहाँ पे अगर आपने जीपीशिप या क्लिनिक करना है तो वहाँ पर जो डर्मेटोलॉजी है उसका बहुत पेशेंट आता है, क्योंकि जो डर्मा का पेशेंट है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि स्किन की जो डिजीज़ हैं हो रही हैं, स्किन की डिजीज़ इस वजह से हो रही है क्योंकि हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है। उसके बाद बात करते हैं न्यूरोलॉजी की, और न्यूरोलॉजी के अंदर हमारे पास आते हैं बहुत कोमॉर्बिड पेशेंट्स। अल्जाइमर हुआ होगा, पार्किंसन हुआ होगा, बूढ़े पेशेंट्स होंगे, स्ट्रोक हुई होगी, सीवीए हुआ होगा। तो इनकी भी जो प्रोग्नोसिस है वो इतनी अच्छी नहीं होती, काइंड ऑफ डिप्रेसिंग वार्ड होता है। इतना डिप्रेसिंग नहीं होता जितना ऑन्कोलॉजी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिप्रेसिंग होता है क्योंकि जो पेशेंट की प्रोग्नोसिस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। पेशेंट यूँ नहीं होता कि उठ के खड़ा होकर चला जाएगा, ऐसे नहीं होता, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और लंबे लंबे ट्रीटमेंट्स होते हैं और रिहैबिलिटेशन होती है। तो न्यूरोलॉजी भी ठंडा मीठा वार्ड होता है, वहाँ पे कोई इमरजेंसी नहीं आती सिवाय सीवीए के, मतलब स्ट्रोक के। तो न्यूरोलॉजी ये चीज़ है। और फिर आ जाते हैं हम ऑन्कोलॉजी के ऊपर। ऑन्कोलॉजी बड़ा डिप्रेसिंग वार्ड होता है क्योंकि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर मर जाते हैं, और जब वो पेशेंट आपका मर जाता है आप उसे मेहनत करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती जो कि आपको मेडिसिन या सर्जरी के अंदर होती है बाकी जगहों के ऊपर, कि आपने पेशेंट में मेहनत की और वो सही हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अगर आपने रोज़ाना ये काम करना है। तो ऑन्कोलॉजी काइंड ऑफ डिप्रेसिंग वार्ड है, और ऑन्कोलॉजी के अंदर फ़ायदा ये है आपका कि अब इसकी जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस तरह टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, दुनिया आगे जाती जा रही है, कैंसर की तादाद ज़्यादा होती जा रही है, कैंसर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं साइकियाट्री की। साइकियाट्री के अंदर हमारे पास ये फ़ायदा है सबसे बड़ा कि आपका ये वार्ड चिल होगा क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा सीवियर पेशेंट्स नहीं आते, और ये जो वार्ड्स होते हैं यूजुअली पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत चिल होते हैं क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बेसिकली साइकियाट्री का इतना काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि लोग जादू टोने पे यकीन रखते हैं और अपने तक तुड़वाने चले जाते हैं, दम दरूद कराने चले जाते हैं, तवीज़ दिलवाते हैं, वो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि बंदे का दिमाग हिल गया होगा। ये टैबू है बेसिकली यहाँ पर ना। तो साइकियाट्री के अंदर आप चिल रहेंगे। नुकसान ये है कि साइकियाट्री का आगे कोई ज़्यादा यूज़ केस नहीं है एज़ कम्पेयर टू, अगर मेडिसिन की बाकी स्पेशलिटी से कंपेयर किया जाए तो साइकियाट्री की जो पेशेंट लोड है वो बहुत कम है। अब बात करते हैं नंबर 9 पे है पैथोलॉजी।
पैथोलॉजी के ऊपर हम बात करते हैं कि पैथोलॉजी हमारे पास होती है लैब मेडिसिन, ठीक है। पैथोलॉजी का ये सबसे बड़ा फायदा है कि वो लोग जिनको पसंद नहीं है पेशेंट इंटरेक्शन, वो बस हाउस जॉब करके उसके बाद पेशेंट इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, तो उनको पैथोलॉजी करनी चाहिए, बाद में पैथोलॉजी रखें स्पेशलाइजेशन के अंदर। क्योंकि पैथोलॉजी में आपने जाना ऑफिस के अंदर, ऑफिस जॉब करनी है और बाहर आ जाना है, लैब के अंदर जो बैठकर ऑफिस वर्क करना है, एसी में बैठकर, और किसी बंदे से बात नहीं करनी, अपना काम करके आ जाना है। नुकसान ये है कि जाहिर सी बात है जिसको क्लिनिकल चीज़ करके एक्शन मिलता है और उसको मज़ा आता है, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि पेशेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं होता आपका। उसके बाद हमारे पास आ गई पीड्स मेडिसिन। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। मेरी बात अपने पल्ले से बांध लें कि पीड्स मेडिसिन, अगर आप लड़के हैं या आप लड़की हैं, पीड्स मेडिसिन आपको आना चाहिए। स्पेशलाइजेशन आपको मिले या ना मिले, आप इसके बाद जीपी शिफ्ट करेंगे या क्लिनिक करेंगे तो पीड्स मेडिसिन आपको बहुत काम देगी। आपको सारी डोजेज आनी चाहिए, बच्चों की सारी बीमारियाँ आनी चाहिए और बच्चों को डील करना आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पेरिफेरी और क्लिनिक बहुत आराम से कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत बच्चा है और बहुत बर्थ रेट है और बच्चे पैदा करना बंद नहीं कर रहे लोग, ठीक है। तो पीड्स मेडिसिन नेसेसरी इवल है, नेसेसरी इवल, ओके। ये पीड्स मेडिसिन आपको जरूर आना चाहिए और उसमें वार्ड सिक्योर करें, अगर नहीं कर सकते तो ऑब्जर्वरशिप सिक्योर करें, अगर वो भी नहीं कर सकते तो अलग से जाके बैठ के वहाँ पे सीख लें ओपीडी उनकी कम अज़ कम। उसके बाद हम बात करते हैं 11वें नंबर पे और आखिरी मेडिसिन लाइट का वार्ड है ये रेडियोलॉजी। अब रेडियोलॉजी की भी वही बात है जो पैथोलॉजी की है कि अगर आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते और आप अपने ऑफिस में बैठ के आराम से बैठ के काम करना चाहते हैं तो रेडियोलॉजी इज़ द बेस्ट वार्ड। इसके अंदर भी आप बैठ के सारा दिन एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह करते रहेंगे। कहीं ना कहीं आपका पेशेंट का इंटरेक्शन होगा, स्पेशली अल्ट्रासाउंड कराते वक्त, लेकिन मोस्टली आप जो फिल्म्स होंगी उनकी रिपोर्टिंग करेंगे, कमरे में बैठकर कंप्यूटर पर आपका काम होगा और एनालिसिस वाला काम होगा, पढ़ना पढ़ाना ज़्यादा होता है। मेडिसिन के तमाम स्पेशलिस्ट में पढ़ना पढ़ाना ज़्यादा होता है, एक्शन नहीं होता, और जो सर्जरी है उसमें एक्शन बहुत होता है। तो ये है रेडियोलॉजी। नुकसान रेडियोलॉजी का ये है कि बैठने वाली जॉब है, वो जो एक्शन है क्लिनिकल वो नहीं होता, और जो ज़्यादातर पेशेंट्स है पाकिस्तान और इंडिया के, वो जो एक्सरे और सीटी स्कैन होता है वो अपने डॉक्टर को दिखा लेते हैं, उस रेडियोलॉजिस्ट का कोई ओपिनियन नहीं लेते। सिर्फ बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर ये जो एल्गोरिदम है ये चलता है, लेकिन जो नॉर्मल लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल है, वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट का काम ज़रा डाउन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्जरी लाइट की। सर्जरी लाइट के अंदर एनेस्थीसिया कुछ अस्पतालों के अंदर मेडिसिन लाइट में है, कुछ अस्पतालों में सर्जरी लाइट में है, लेकिन ये जो इसकी जो इंडक्शन होती है, जो कि स्पेशलाइजेशन होती है, वो एनेस्थीसिया की सर्जरी में ही होती है। तो सर्जरी लाइट के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। एनेस्थीसिया इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू डू अ जॉब। इसके अंदर आप क्लिनिक नहीं चला सकते, आप उसके बाद पेन मैनेजमेंट का कर लें, अगर पेन का FCPS कर लें तो, या फिर उसकी स्पेशलाइजेशन कर लें तो फिर आप कर सकते हैं क्लिनिक, वरना आप क्लिनिक वगैरह नहीं कर सकते। आपको किसी ऑपरेशन थिएटर के साथ अटैच होना पड़ेगा, आपको किसी अस्पताल के साथ अटैच होना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो आपको एनेस्थीसिया अगर आप करेंगे तो एनेस्थीसिया के अंदर आपको स्किल तो अच्छा आ जाएगा, लेकिन आपको अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी और आपको जगह जगह पे जाकर कम्यूट करके जाकर आपको एनेस्थीसिया देने पड़ेंगे बाद में। और इसके अंदर हाउस जॉब के अंदर ये करने का फायदा है कि आपकी फिर जो हाउस जॉब के बाद ना आप अच्छे अस्पतालों में लग सकते हैं, आप एनेस्थीसिया पर एनेस्थीसिया पैसे ले सकते हैं। तो एनेस्थीसिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, और एनेस्थीसिया की सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और कोई भी ऑपरेशन होगा कहीं भी एनेस्थीसिया वाला बंदा ज़रूरी है। नुकसान क्या है एनेस्थीसिया का? एनेस्थीसिया का नुकसान मैंने आपको बता दिया है कि एनेस्थीसिया वाले हर टाइम गश्त कर रहे होते हैं, हर टाइम उनको कहीं मूव करना पड़ता है, क्योंकि अस्पतालों में मुफ्त में जाना होता है। एक ही अस्पताल में तो नहीं सारे ऑपरेशन हो सकते हैं ना, तो और ये जॉब वाला काम है, अपना क्लिनिक नहीं बना सकते ये। नंबर 2 पे है हमारे पास गायनीकोलॉजी। हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया में टॉप पर है, क्योंकि बच्चे पैदा करने लोग बंद नहीं कर रहे, तो इसका मतलब गायनी का काम भी बहुत चलेगा, क्योंकि औरतें प्रेग्नेंट होंगी तो बच्चे पैदा होंगे ना। तो गायनी का काम बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक लड़की हैं और आप डॉक्टर बन रही हैं तो आपको गायनीकोलॉजी आनी चाहिए, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में हैं। अगर आपको गायनीकोलॉजी नहीं आती तो आपका कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो औरतें हैं उनको डॉक्टर नहीं समझा जाता, उनको सिस्टर सिस्टर कह के लोग कहते हैं, बुलाते हैं और नर्स समझते हैं उनको। अगर आप गायने की डॉक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप सही पैसे नहीं कमा पाएंगे और सही अपना करियर नहीं परसू कर पाएंगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बाकी चीज़ें नहीं कर सकती, मेडिसिन नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो बेस्ट चीज़ है अगर आप करना चाहती हैं MBBS के बाद तो वो है गायनेकोलॉजी। तो गायनी का वार्ड आप जो लड़कियां सुन रही हैं उन्होंने ज़रूर करना है गायनीकोलॉजी का वार्ड, ठीक है। तो गायनी के वार्ड के नुकसान क्या है कि कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। औरतें जो कि गायनीकोलॉजी के अंदर होती हैं वो सारा दिन अस्पताल होती हैं, लेबर रूम कर रही हैं, कभी एमरजेंसियाँ कर रही हैं और कभी वार्ड में बहुत ज़्यादा ड्यूटी होती है। सर्जरी के तमाम तरह रोटेशन में बहुत ज़्यादा ड्यूटी होती है, बहुत हेक्टिक होती हैं। फिर आ जाती है पीड सर्जरी। पीड्स मेडिसिन की तरह की नहीं है। पीड सर्जरी लोग अपने बच्चों का ऑपरेशन बहुत कम करवाते हैं, तो पीड सर्जरी का जो हालत है वो काफ़ी डाउन है। तो पीड सर्जरी एक चिल वार्ड भी समझा जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतना काम शायद नहीं होता कहीं कुछ जगहों के ऊपर, लेकिन वहाँ पर चूँकि लोग नहीं जाते तो वहाँ पर लोड ज़्यादा होता है, डॉक्टर्स के ऊपर ड्यूटी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो पीड सर्जरी भी एक माइल्ड वार्ड है और नुकसान यही है कि स्कोप कोई नहीं है। उसके बाद आ जाती है ऑर्थोपेडिक्स के ऊपर। ऑर्थोपेडिक्स का बहुत स्कोप है और किसी ना किसी बंदे की ज़िंदगी भर में कभी ना कभी हड्डी ज़रूर टूटती है। तो ऑर्थो का काम बहुत ज़्यादा, ऑर्थो का लोड बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऑर्थो का काम करते हैं और आप कहीं भी बैठ जाते हैं तो आप कभी भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है। हड्डियाँ ने टूटना ही टूटना है, लोग ने एक्सीडेंट करना ही करना है, लोगों ने गिरना ही गिरना है और आपके पास आना ही आना है। तो ऑर्थो का काम का ये फ़ायदा है कि आपके पास जो बाद में आपकी जो एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा होगा और पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे नुकसान ये है कि ऑर्थो के अंदर ना आपको थोड़ी सी फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, हेक्टिक बहुत है, ज़्यादा इमरजेंसीज़ हैं और हर टाइम इमरजेंसी लगी रहती है, हर टाइम एक्सीडेंट वाला बंदा आपके पास आना है और आपको ना मतलब एक पैर पे खड़ा होना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो और उसके अंदर जो आप जो सर्जरीज करते हैं उसके अंदर जोर भी बहुत लगता है। अक्सर तो हैमर भी और जो ड्रिल्स होती हैं वो आप हाथ से चलाते हैं, मशीनी वो नहीं होती, जो कि ऑटोमेटेड नहीं होती, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी रिसोर्सेज नहीं है, तो हेक्टिक बहुत हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं न्यूरो सर्जरी के ऊपर। न्यूरो सर्जरी के अंदर भी वही बात है कि ये हेक्टिक बहुत है और इसकी सर्जरीज बहुत लंबी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर
5-5, 6-6 घंटे की सर्जरी होना तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इट्स वेरी टैक्सिंग, इट्स वेरी हेक्टिक, ओके। तो न्यूरो सर्जन्स की आप यहाँ तक हल्के देखेंगे, काले हो चुके होते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा वो है, क्या कहते हैं, जो इसका स्कोप है। लेकिन लोग करवाते नहीं न्यूरो सर्जरी, लेकिन इसका बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि हर जो एक्सीडेंट वाला बंदा होता है उसके अगर सर पे चोट लगी है तो वो आपका केस है, ठीक है। और कुछ चीज़ों की प्रोग्नोसिस अच्छी है, कुछ चीज़ों की प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है, लेकिन न्यूरो सर्जरी इज़ अ गुड फील्ड, और अगर आप उसमें एक्सेल करना चाहते हो तो कर सकते हैं। हेक्टिक बहुत है। उसके बाद नंबर 5 पे है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि गुर्दा मसाना का वार्ड है। आपके जो तमाम पथरी वाले पेशेंट हैं उन्होंने आपके पास आना है, ठीक है। जो गदूद जिनके बड़े हुए हैं, प्रोस्टेट बड़े हुए हैं, वो आपके पास आएंगे। तो पेशेंट लोड बहुत अच्छा है आपका, ठीक है। और सारे मर्द हज़रात आएंगे जो बूढ़े हैं, ठीक है, आपके पास। और मर्दाना कमजोरी वाले लोग आपके पास आएंगे। तो इसकी ओपीडी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने बाद में क्लिनिक डालना है और मर्दों को आपने ट्रीट करना है, क्योंकि मर्दाना कमजोरी का बहुत पेशेंट आता है, पथरी का बहुत पेशेंट आता है, और गुर्दों के मसाने की कोई भी डिजीज़ का पेशेंट आता है, पेशाब में से खून आना, कुछ भी आना। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी फील्ड है। अगर इन टर्म्स ऑफ अगर आपने स्पेशलाइजेशन की तरफ भी जाना है या स्पेशलाइजेशन से पहले जीपी-शिप या क्लिनिक करना है, तो यूरोलॉजी इज़ अ गुड फील्ड, ठीक है। और इसका नुकसान ये है कि सारा दिन आपने लोगों के ग्रोइंस के साथ ही डील करना है, ठीक है। सारी उम्र आप लोगों के ग्रोइंस देखेंगे, ठीक है। आप उनका पीनस देखेंगे, आप उनकी वो वाली जगह ही देखेंगे, तो वहीं पे आपकी डीलिंग है ज़्यादातर, ठीक है। तो उसका नुकसान ये है, अगर किसी बंदे को इससे कोई मसला नहीं होता तो कोई मसला नहीं है। मैंने खुद यूरोलॉजी की रोटेशन की हुई है। ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो डॉक्टर्स को अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने के लिए ये बात बताई है कि ये एक पोटेंशियल इसका साइड वो है, ठीक है, नुकसान। फिर अब आ जाते हैं नंबर 6 पे, थोरेसिक सर्जरी के। थोरेसिक सर्जरी के ऊपर फिर बात यही बात है कि जो इसका स्कोप बहुत कम है, क्योंकि थोरैक्स की जो सर्जरी है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करती है, और बहुत ही कम केसेस के अंदर हम थोरैक्स की सर्जरी करते हैं। तो थोरैक्स की सर्जरी के एक तो पहले इंडिकेशंस बहुत कम है, और इनके वार्ड्स यूजुअली छोटे होते हैं, छोटे यूनिट्स होते हैं इनके, और काम इनका वही नॉर्मल होता है जैसे सर्जरी के बाकी वार्ड्स का होता है। तो थोरैक्स सर्जरी बेसिकली कुछ पब्लिक सेक्टर के अंदर चिल होता है, कुछ पब्लिक सेक्टर के अंदर चिल नहीं होता, लेकिन उसका नुकसान बस यही है कि थोरैक्स सर्जरी का थोड़ा स्कोप डाउन है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 7 पे, प्लास्टिक सर्जरी का। प्लास्टिक सर्जरी का पाकिस्तान और इंडिया में स्कोप बहुत कम था, लेकिन अब अच्छा हो रहा है, ठीक है। जिस तरह लोगों में नो हाउ आ रही है, उनके अंदर एक अवेयरनेस आ रही है, तो बेहतर हो रहा है। लेकिन अभी इन द प्रोसेस है, जिस तरह साइकेट्री भी इन द प्रोसेस है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर अभी लोग साइकेट्री की तरफ आना शुरू हो रहे हैं। तो इन द प्रोसेस है, एकदम आपको बहुत अच्छा लोड नहीं मिलेगा। और यूजुअली सर्जरी के किसी भी आप फील्ड में जाएंगे तो आप बहुत जल्दी एक्सेल नहीं करेंगे, क्योंकि सर्जरी के अंदर ना कुछ लोग अपना नाम बना लेते हैं और सारे लोग उनके पास ही जाकर सर्जरीज करवाते हैं, ठीक है। सर्जरी में एक्सेल करना इस वजह से मुश्किल हो जाता है। मेडिसिन के अंदर यूँ नहीं होता, मेडिसिन के अंदर थोड़ा बहुत काम चलता रहता है आपका, ठीक है। सर्जरी में या तो आप बेहतरीन हो या आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। दरमियान में बहुत कम लोग आते हैं जो कि काम जिंदा चलता है। तो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर बेसिकली आप बर्न से डील करेंगे, इंतहाई पेनफुल लोगों से भी डील करेंगे, तो ये भी मसला हो सकता है आपके लिए। और एस्थेटिक सर्जरीज भी होती हैं, लेकिन वो उसके बाद में स्पेशलाइजेशन भी होती है, या फिर उसकी स्पेशल आप रोटेशन भी कर सकते हैं। तो मेनली आप बर्न के पेशेंट से डील करेंगे जिनकी झिलें जल गई होती हैं, जिनकी जल्दें जल गई होती हैं, और जिनको ग्राफ्टिंग वगैरह करनी होती है। तो प्लास्टिक सर्जरी इज आल्सो गुड फील्ड, बट इन प्रोसेस। 8वें नंबर पर ENT है, और ENT एक बहुत अच्छा फील्ड है अगर आपने GP-शिप और क्लिनिक करना है। क्यों? क्योंकि ENT नाक कान गला बेसिकली डर्टी ऑर्गन से, इनके सारे सुराख बाहर की एनवायरनमेंट में खुलते हैं। तो इसका मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में खुलते हैं तो सारा दिन ये गंद से भरते हैं, ठीक है। तो आपको जो नाक कान गले की इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होती हैं पेरिफेरी के अंदर, जो दूर दराज के इलाके हैं, यहीं पे दाने निकलते हैं लोगों को, यहीं पे ज़्यादा इन्फेक्शन होती हैं। तो ये वाला जो पेशेंट होता है ये बहुत ज़्यादा तादाद में आएगा आपके पास। और अगर आपको ENT पे अबूर हासिल है, OPD आती है, फॉरेन बॉडी रिमूव करनी आती है, तो आप बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे बगैर स्पेशलाइजेशन के। आप किसी पेरिफेरी में बैठ जाएं क्लिनिक बनाकर, बेहतरीन ENT की OPD आपको जरूर आनी चाहिए। ENT का वार्ड आपने जरूर लेना है। अगर आपको बाकी सर्जरी लाइट के वार्ड नहीं पसंद आते, ENT भी एक नेसेसरी इवल समझें आप सर्जरी लाइट के अंदर। और ENT के जो नुकसान है, तो यहाँ पे ये बात है कि जो ENT है वो भी हेक्टिक हो जाती है कभी कभार, क्योंकि ENT का पेशेंट बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली सरकारी जो जो क्या कहते हैं अस्पताल है, वहाँ पर ENT का लोड बहुत ज़्यादा होता है। और फिर आखिर पे आ जाती है हमारे पास आई, आँख का वार्ड। अब जो आई का वार्ड है ये यूजुअली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, चिल होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिव पेशेंट नहीं आता, ठीक है। खून नहीं हुआ होता कोई बंदा, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ के अंदर नहीं होता। मैक्सिमम इमरजेंसी ये होती है कि फॉरेन बॉडी चली गई आपकी आँख के अंदर, या ग्लाउकोमा हो गया, मतलब मोतिया हो गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 2 इमरजेंसीज़ हैं और उसको डील करना पड़ता है। तो ये भी इतनी वैसी इमरजेंसीज़ नहीं होती, लेकिन आपको डील तो करना पड़ता है। लेकिन यूँ नहीं है जिस तरह मेडिसिन के अंदर आपके हाथ पैर छुड़ा देते हैं जो पेशेंट्स आते हैं, यूँ नहीं होता। तो जो आई है ये भी एक अच्छा साफ़ सुथरा शोबा है, और उसके बाद जब आप इसकी स्पेशलाइजेशन कर लें या फिर आप ये कर लें, तो फिर आपने बैठ कर चेक ही करना है और खुश काम होता है। तो आई इज़ आल्सो अ गुड फील्ड टू चूज़। और एंड पर मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आपने जो फील्ड चूज़ करने वो अपनी पसंद के मुताबिक करने। देखिए, पैसे आप आज या कल कमा लेंगे, और जिस दिन आपके पैसे पूरे हो जाएंगे उस दिन आपको फिर सबसे बड़ा मसला ये होगा कि काश मैं वो काम कर लेता जिसमें मुझे शौक था, जिसका मेरा पैशन था। तो अपना पैशन फॉलो करें, पैसे फॉलो खुद करेंगे आपको, ठीक है। और अगर आप MBBS के 4th ईयर या फाइनल ईयर में हैं, या आपने हाउस जॉब करनी है, या हाउस जॉब कर रहे हैं, और आप ओरिएंटेशन लेना चाहते हैं अपने मेडिकल करियर के बारे में कि हाउस जॉब के अंदर क्या करना चाहिए, मुझे फ़ौरन मूव करना चाहिए, या अपने मुल्क में ही रहना चाहिए, या फिर मुझे हाउस जॉब के बाद क्या करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन किस में करनी चाहिए, तो मैंने बहुत अच्छी एक ओरिएंटेशन वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर आ रही है, ठीक है। वो लाजमी देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि ऐसा ही मेरा अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे और आपका फायदा होता रहे। और आज के लिए थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।